अब इलस्ट्रेशन 1 देखोगे, मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ 3 हाउसेस, सबको मिल गया होगा आई होप। इलस्ट्रेशन 1, मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ 3 हाउसेस विच आर ऑल लेट आउट, तीनों के तीनों लेट आउट है, एंड आर नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट में गवर्न नहीं है। तो जहां रेंट कंट्रोल एक्ट में गवर्न नहीं होता है बाबू, वहां पे दो ही स्टेज होते हैं। एक होता है स्टेज 1, है ना। स्टेज 1 में क्या होता है बाबू, याद होगा आप लोग को भी पढ़ाए थे स्टेज 1 में। ये देखो, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग? एक्सपेक्टेड, हायर ऑफ द बिलो टू। स्टेज 1 में क्या निकालते हैं? हायर ऑफ द बिलो टू, हायर ऑफ द बिलो टू, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं स्टेज 1 में, और उसमें लिखते हैं हायर ऑफ द बिलो टू। तो हायर ऑफ द बिलो टू पे क्या लेते हैं? एक तो हम लोग लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, और दूसरा लेते हैं बाबू हम लोग फेयर रेंटल वैल्यू। जब यहाँ से एक्सपेक्टेड निकल जाता है तो हम लोग स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 2 में निकालते हैं, वहां निकालते हैं क्रॉस एनुअल वैल्यू। और यहाँ भी रूल क्या होता है बाबू? वही होता है, हायर ऑफ द बिलो टू, हायर ऑफ द बिलो टू, हायर ऑफ द बिलो टू। वही रूल है, सेम रूल है, कोई नया रूल है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी क्या लेते हैं? एक तो जो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकाले वो स्टेज 1 से, और दूसरा हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो होता है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो हमको होता है वो। अब आपके पास 3 केस है इस क्वेश्चन में, एक का नाम है केस 1, एक का नाम है केस 2, और एक का नाम है केस 3। ठीक है, अब तीनों केस में देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया हुआ है। पहला केस का है 30-36, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 30 और फेयर रेंट वैल्यू दिया है 36। नो डाउट दोनों में ज्यादा कौन? 36 आता है, तो एक्सपेक्टेड रेंट 36 हो गया बाबू। उसके बाद दिया है 20-24, तो 20,000 म्युनिसिपल वैल्यू और 24,000 फेयर रेंटल वैल्यू। दोनों में ज्यादा कौन? 24,000, तो 24,000 में निकल गया एक्सपेक्टेड रेंट। तीसरे वाले में दिया हुआ है हमारा 35-32, 35,000 और 32,000, दोनों में ज्यादा कौन? 35, तो 35 हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब आपको एक्सपेक्टेड मिल गया बच्चों 35,000, 24,000 और यहाँ से 35,000, तीनों का एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट को ही डिफेक्टो रेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक्चुअल रेंट को ही डिफेक्टो रेंट भी बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिफेक्टो रहे तो कंफ्यूजन मत होना। 32, 28, 30, 32,000, 28,000 और 30,000। अब बताओ दोनों में ज्यादा कौन? नो डाउट दोनों में ज्यादा कौन है? 32 है, सॉरी 35 है, तो यहाँ जीए भी 35 हो गया, यहाँ जीए भी तुम्हारा 28 हो गया, और यहाँ पे जीए भी 35 हो गया। तो क्वेश्चन में हमको जीएबी ही निकालने बोला था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केस। तो फाइनली हमको जीएबी निकल गया बाबू। क्या निकल गया? जीएबी। तो फाइनली हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिए। 35,000, 28,000, 35,000। तो दिक्कत है तो बोलो अभी। एकदम कितना अच्छा प्रेजेंटेशन लग रहा है, देखने से भी खूबसूरत लग रहा है, एकदम रेस्टोरेंट वाला खाना लग रहा है। प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि देखने के बाद आग चौंध आ जाए, सर पता फिर नहीं से कि कोई रिपीट प्रेजेंटेशन कीजिए। हो। आ रहे हैं। सर फिर फिर से से रिपीट करे, रिपीट। लेट आए हो? केस 1 में 36,000 है सर। किसमें 36,000 है बाबू? केस 1 में हाँ 36 ही आएगा, और गलती से उतार ले बाबू, एक्चुअली यहाँ 35 है, यहाँ 36 उतारना चाहिए था ना, गलती उतार ली इसीलिए आंसर चेंज हो गया। अरे तुम भी सोचो ना भाई, गलती की है हम। ये 36 है ना एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड 36 है, तो सीधी सी बात है एक्सपेक्टेड भी यहाँ 36 ही ना होगा। 36 यहाँ है तो ये भी 36 होगा, तो आंसर भी 36 होगा, है ना। गलती उतारनी थी बाबू इसीलिए, यहाँ 36 था ना एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड में 36 लिखेंगे, लिख दिए थे 35, इसीलिए गड़बड़ा गया था। और क्या, चलिए उतार लीजिए। अब इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। देखो बुक में भी बनाया है, लेकिन बुक का प्रेजेंटेशन देखो और मेरा प्रेजेंटेशन देखो, कौन देख के स्टैंडर्ड लग रहा है। एक बार एग्जाम में इलस्ट्रेशन 2 20 मार्क्स में आया था, एक बार एग्जाम में इलस्ट्रेशन 2 20 मार्क्स में आया था। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, 10 साल नहीं 12 साल पहले की बात है। आज से लगभग 12 साल पहले की बात है, इलस्ट्रेशन 2 20 मार्क्स में आया था। तो उसके बाद नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आया था। पर मेरे साथ ऐसा होगा, अभी हम कैसे बता दें।
इलिस्ट्रेशन 2 देखिए, ठीक है। मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ 4 हाउसेस, 4 घर उसके पास, विच आर ऑल लेट आउट, चारों को चारों भाड़ा पे लगा रखा है, आर कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, और रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड है। यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर नहीं था, इसलिए 2 स्टेज। अब रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर कवर है तो क्या करोगे बाबू? सर 3 स्टेज चलेंगे, एग्जैक्टली 3 स्टेज चलना होगा। तो सबसे पहले स्टेज 1 ले लो। स्टेज 1 क्या निकालते स्टेज 1 में? स्टेज 1 में निकालते एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। क्या नियम होता है? हायर ऑफ द बिलो 2, है ना, हायर ऑफ द बिलो 2। तो हायर ऑफ द बिलो 2 में क्या लेते हैं बाबू? एक में लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरे में लेते हैं फेयर रेंट वैल्यू। स्टेज 1 में एक्सपेक्टेड रेंट फाउंड करते हैं, उसका नियम क्या होता है? दोनों में जो ज्यादा हो, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में ज्यादा हो। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेज 2 में। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट कवर है, रेंट एक्ट कंट्रोल कवर है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट को रिवाइज कर देते हैं, या आप बोल सकते हो रीजनेबल निकाल देते हैं। तो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रेंट, रिवाइज एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। इसमें जो एक्सपेक्टेड रेंट आया उसी को लिखोगे। एक मिनट रुक जाओ। क्या रूल होता है बाबू इसका? हायर या लोअर? लोअर ऑफ द बिलो 2। ऐसा क्यों सर? रेंट कंट्रोल एक्ट क्यों लगाया जाता है बाबू? रेंट कंट्रोल एक्ट इसलिए लगाया जाता है कि रेंट को अनाप शनाप ना बढ़ाया जाए, रेंट को कम रखने के लिए एक तरीके समझो कि रेंट को अनाप शनाप ना बढ़ने दिया जाए, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड रेंट लगाते हैं, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट लगाते हैं। तो वहाँ पे हायर रूल कैसे लगा सकते हैं बाबू? इसीलिए यहाँ पे लोअर रूल लगता है, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट कम करना होता है, लोअर करना होता है, इसलिए लोअर ऑफ द बिलो 2 लिखेंगे। इसमें आएगा क्या? एक्सपेक्टेड रेंट, और दूसरा जो स्टैंडर्ड रेंट देता है, कौन स्टैंडर्ड रेंट देता है? रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा स्टैंडर्ड रेंट प्रोवाइड किया जाता है। फेयर रेंट वैल्यू मार्केट से मालूम चलता है, और म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपलिटी देती है। जैसे धनबाद में म्युनिसिपलिटी है कि नहीं, तो म्युनिसिपलिटी डिसाइड करेगी भाई कि हाउसिंग कॉलोनी में इस घर का इतना म्युनिसिपल वैल्यू होना चाहिए, ये म्युनिसिपलिटी डिसाइड करेगी। तो म्युनिसिपलिटी के द्वारा जो वैल्यू डिसाइड किया था उसको म्युनिसिपल वैल्यू बोल देंगे। मार्केट में जो रेंट चल रहा है उसको फेयर रेंट बोलेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट तो समझ रहे हो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट देगा, जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू, जैसे कि कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, तो वहां पे जहां लागू है वहां पे रेंट स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आएंगे स्टेज 3। स्टेज 3 यहाँ पे निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा? वही रूल, हायर ऑफ द अबव 2। एक ही जगह पे रूल सिर्फ लो होता है, वो कहाँ? जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट होता है, मतलब स्टेज 2 रिवाइज एक्सपेक्ट निकालेंगे तब हायर ऑफ द अबव 2। तो निकाले जो रिवाइज एक्सपेक्टेड वो लिख लो, रिवाइज एक्सपेक्टेड रेंट, और दूसरा क्या? दूसरा हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब 4 घर है तो केस 1 या हाउस 1 बोल सकते हो आप, केस 2, केस 3 और केस 4। 4 केस दिया है बाबू, चारों केस को देखो। तो पहले में देखो म्युनिसिपल वैल्यू 30-36 है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 30 और 36। केस 2 में देखो 26-28, 26 और 28,000। उसके बाद 35-30 है, उसके बाद है 30-36, 30,000 और 36,000। दोनों में ज्यादा कौन एक्सपेक्टेड रेंट? तो दोनों में ज्यादा एक्सपेक्टेड रेंट है 36, इसमें है 28, इसमें है 35 और इसमें है 36। तो दोनों में जो ज्यादा वो एक्सपेक्टेड निकल गया। अब एक्सपेक्टेड में एक्सपेक्टेड वैल्यू बैठा दो, 36,000, 28,000, 35,000 और 36,000। स्टैंडर्ड रेंट देख लो, स्टैंडर्ड रेंट दिया 30, 35, 36, 40। 30, 35, 36 और 40 ये दिया हुआ है। 30, 35, 36, 40 ये स्टैंडर्ड रेंट दिया। अब दोनों में कम देख लो, तो दोनों में कम है 30, तो रिवाइज एक्सपेक्टेड हो गया 30। यहाँ दोनों में कम है 28, तो 28 ही हो जाएगा। यहाँ में दोनों में कम कौन है? यहाँ दोनों में कम है 35, तो 35 हो गया। यहाँ दोनों में कम कौन है? 36, तो 36 हो गया। जो कम होगा वही ले लेंगे।
तो रिवाइज एक्सपेक्टेड निकल गया बाबू 30,000, 28,000, 35,000 और 36,000। अब एक्चुअल एंड रिसिप्ट देखो 40, 30, 32, 32, 40, 30, 32 और उसके बाद 32। अब देखो दोनों में ज्यादा कौन, दोनों में ज्यादा 40 है, 40 यहाँ का जीएबी, यहाँ दोनों ज्यादा 30 है तो 30 जीएबी, यहाँ पे ज्यादा 35 है तो 35 जीएबी, और यहाँ पे ज्यादा 36 है तो 36 जीएबी। तो फाइनली आपका जीएबी निकल गया बच्चों, क्या निकल गया आपका, जीएबी निकल गया। तो जीएबी निकल गया, यहाँ पे लिखिए ग्रॉस एनुअल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना हो जाएगा भाई, 40,000, 30,000, 35,000 और 36,000। ले लो, नोट कर लो इसको। तो चलो किसी को दिक्कत है तो बताओगे अभी, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताओगे। पढ़ाई कहाँ तक पहुंचा? सर स्टेज सेकंड बताइए ना फिर से। स्टेज सेकंड में कुछ नहीं, पहले स्टेज में जो ज्यादा होता है वो एक्सपेक्टेड हो जाता है, जो ज्यादा निकला इन दोनों में जो ज्यादा हुआ एक्सपेक्टेड निकल गया। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड निकला उसको लिख लो, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख लिया हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है, स्टैंडर्ड रेंट दिया था रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा, तो जो रेंट कंट्रोल एक्ट दिया वो इन दोनों में जो कम होगा, लिए लोअर ऑफ द बिलो 2, क्लियरली मेंशन है, क्या लिखा हुआ है, लोअर ऑफ द बिलो 2, दोनों में जो क्या हो, कम हो, दोनों में जो कम हो उसको लेना है, लोअर को लेना है। तो लोअर कौन इन दोनों में, इन दोनों में कम कौन है, 30 है, तो जो कम होगा वो हो गया। इन दोनों में कम कौन है, इन दोनों में 28 कम है तो 28 हो गया। इन दोनों में कम कौन है, 35 है तो 35 हो गया। इन दोनों में कम कौन है, 36 है, 36 हो गया। अब जो 36, 35, 28, 30 निकला इसी को बोलेगा रिवाइज, यहाँ पे लेते हैं रिवाइज एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। और एक्चुअल रेंट रिसिप्ट जो है, फिर उस जीएबी निकालने वाला रूल तो वही है, हायर ऑफ द अबव टू, हायर ऑफ द अबव टू। अब इन दोनों में ज्यादा कौन, 40, इन दोनों में ज्यादा कौन, 30, इन दोनों में ज्यादा कौन, 35, इन दोनों में ज्यादा कौन, 36। तो जो निकला वो जीएबी निकल गया। समझाया बात को? यस सर। चलो ये मेरा इलस्ट्रेशन 2 हो गया। अब इलस्ट्रेशन 3 देखो, ये 3 इलस्ट्रेशन बताने के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अलग चीज में, 3 4 भी देख ही लेंगे ना, 3 काफी है, 4 बाद में बताएंगे। ऐसे 4 तुम लोग खुद से बना सकते हो, 4 में कुछ रखा नहीं है। देखो लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। देखो यहाँ पे एनुअल वैल्यू बोला है बाबू, जीएबी नहीं बोला है। अभी तक क्वेश्चन में हम लोग को जीएबी बोलता था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन जिसमें आप लोग को एनुअल वैल्यू निकालने बोला है, तो फॉर्मेट वही होगा। क्या यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेंट दिया है? हाँ दिया है। स्टैंडर्ड रेंट सिर्फ एक केस में दिया है, वो है 4th हाउस। 3 हाउस में स्टैंडर्ड रेंट वाला केस नहीं है बाबू। 3 हाउस में, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। देखो 4th हाउस में देखो स्टैंडर्ड रेंट दिया है 24,000, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में नहीं दिया है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। हाँ 5th हाउस है, वहां पे भी स्टैंडर्ड रेंट है, तो चौथा और 5वां हाउस में स्टैंडर्ड रेंट लगेगा। 3 हाउस में स्टैंडर्ड रेंट नहीं लगेगा, 3 हाउस में स्टैंडर्ड रेंट नहीं लगेगा बच्चों। तो फिलहाल हम यही वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है। काइल हम बनाएंगे अलग से जी। मेरे पास जादू है, तुम लोग के पास नहीं है मिटाने के लिए। क्या बना दिया आपको? चलो देखो जरा। तो अब मेरे पास केस 4 नहीं है, यहाँ पे मेरे पास केस 5 है। मेरे पास केस कितने हैं, 5 केस है, तो हम 5 केस बना लेते हैं। 4 केस तो नजर आ रहा है, एक केस हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो
हम एक यहाँ पे केस 5 बना लेते हैं। 4 केस तो दिया ही था, एक केस बढ़ा लिए और क्या। केस 5 कोई दिक्कत नहीं, केस 5 था। देखो 1 2 3 में, केस 2 में, स्टेज 2 में जाना मत, सीधे स्टेज 3 में चल जाना, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। तो वहां पे आप सिंपली बात करो तो वहां एक्सपेक्टेड होगा। सिंपली बात करेंगे तो क्या होगा, रिवाइज एक्सपेक्टेड वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। केस 1 2 3 में वहां पे दिया है 30, म्युनिसिपल वैल्यू है 25 और फेयर एंड 30 है। म्युनिसिपल वैल्यू 25 है और फेयर एंड 30 है। उसके बाद है तुम्हारा 27 25, 27 और 25। उसके बाद दिया है 29 28, 29 और 28। उसके बाद दिया है तुम्हारा फेयर एंड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू दिया 25,000। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 26 दिया है, फेयर एंड नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड तो निकल जाएगा बाबू, यहाँ 35,000 निकल जाएगा, यहाँ 27,000 निकल जाएगा, यहाँ 29,000 निकल जाएगा, यहाँ 25,000 निकल जाएगा, और यहाँ 26,000 निकल जाएगा। रिवाइज एक्सपेक्टेड निकल के बाबू एक्सपेक्टेड। अब देखो यहाँ पे हमको केस 1 2 केस 2 में इसको यहाँ कर देगा नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड एंड नहीं है, स्टैंडर्ड एंड नहीं है बच्चों, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, मतलब नॉट अप्लीकेबल। सर यहाँ पे 30,000 नॉट अप्लीकेबल। सर केस 1 में 30,000 होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, हाँ बाबू 30 होगा। 35 है कहाँ, 25 30 है ना, सॉरी। नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड एंड दिया है ना। यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंड कितना दिया है, 25,000 हो गया। यहाँ स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेड एंड 26,000 हो गया। स्टैंडर्ड एंड भी यहाँ दिया हुआ है 30,000 और सॉरी कितना कितना दिया, 30,000 और 2,000, 24,000 दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। और रेंट रिसिप्ट बैलेंस से दिया है ना, स्टैंडर्ड एंड नीचे दिया है 24,000 और 27,000। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड दिया है 24,000 और 27,000। अब देखो इन दोनों में कम कौन, इन दोनों में कम है तुम्हारा, इन दोनों में कम है तुम्हारा 24, इन दोनों में कम है तुम्हारा 24, यहाँ पे दोनों में कम है कौन, 26। ऐसे रिवाइज एक्सपेक्टेड निकाल सकते थे। दोनों में कम कितना है, दोनों उल्टा उल्टा लाइन में निकालती है क्या, हाँ लग तो रहा उल्टा उल्टा लाइन में निकाल दिए। तो यहाँ एक्सपेक्टेड रेट कॉलम ये ना है जी, तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 25,000 और यहाँ हो गया 26,000 और यहाँ तक 24,000 और यहाँ तक 27,000। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, इन दोनों में कम कौन है, 24 कम है, 24 हो गया। इन दोनों में कम कौन है, 26 है। तो मेरा रिवाइज एक्सपेक्टेड निकल गया, इसका पर एक्सपेक्टेड सीधे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका एक्सपेक्टेड हो गया 30,000, इसका एक्सपेक्टेड हो गया 27,000, इसका एक्सपेक्टेड हो गया 29,000। चलिए एक्चुअल रेंट रिसिप्ट दिया है बाबू, देखो नीचे लिखा है डिफेक्टो रेंट। पहला वाला में लिखा है 28,800, पहला वाला में क्या लिखा है 28,800 रुपए, यहाँ लिखो 28,800। दूसरा वाला में लिखा है देखो 30,000, तो 30,000 ले लो डिफेक्टो रेंट। तीसरा वाला में डिफेक्टो रेंट लिखा है 27,600, उसके बाद लिखा है 30,000 रुपया। सर रिसीव्ड एक्सपेक्टेड रेंट में 30,000 कैसे होगा? क्या वो कहती है 30,000, बोलो फिर से। जो आप रिसीव्ड रिवाइज्ड एक्स क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट लिखे, हाँ बोलो उसमें। तो उसमें 30,000 27,000 ये एक्सपेक्टेड वाला बोल रहे हो, ये वाला बोल Expect- रहे हो ना, हाँ हाँ तो एक्सपेक्टेड ही बोल रहे बाबू। मान लो केस 1 2 3 के लिए एक्सपेक्टेड है और 4 और 5 के लिए रिवाइज एक्सपेक्टेड है, और क्या इसमें नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड ही मानो, इसको एक्सपेक्टेड ही मानो। केस 1 2 3 के लिए एक्सपेक्टेड है और 4 और 5 के लिए रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी बात, क्या कंसेप्ट है। पर स्टेज 2 में तो सर 24,000 और 26,000। तो 24 26 तो लिखे, ठीक है अभी Okay, लिखे तो इसे हम्म। देखना है। तो 4 5 का तो वही वाला ले रहा है, इसका तो डायरेक्ट 1 से 3 आ जाएगा ना, क्योंकि इसके लिए 2 स्टेज होता है, सेकंड स्टेज अवेलेबल ही नहीं होता है ना। नॉट अवेलेबल आया इस वजह से ऐसा हुआ ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, नॉट अवेलेबल, इसमें स्टैंडर्ड नहीं ना था बाबू। तो एक्चुअली देखो आप तुम चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, 1 2 3 के लिए बनाओ 2 स्टेज और 4 5 के लिए बनाओ 3 स्टेज। काहे ले मेहनत करेंगे, हम एक ही बार तीनों स्टेज बना देंगे और दिखा देंगे केस 1 2 3 में स्टैंडर्ड एंड नॉट अवेलेबल था, इसीलिए वहां कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ, सीधे हम लोग कहाँ आ गए, जीएबी में आ गए।
हम लोग ऐसे भी क्या करते हैं, देखो तो ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे 2 ही स्टेज चलते हैं ना, एक्सपेक्टेड के बाद सीधे जीएबी निकालते हैं, लेकिन जब इसमें आते हैं तो एक्सपेक्टेड के बाद रिवाइज होता है देन जीएबी होता है। तो हम लोग इसीलिए क्या किए, इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या कर दिए, इसमें हम लोग डायरेक्ट कर दिए क्या, इसमें हम लोग डायरेक्ट कर दिए कि भाई हम लोग एक्सपेक्टेड का डायरेक्ट जीएबी में आ गए, क्योंकि 2 स्टेज होता है। समझ आया मेरी बात को, क्लियर है ना? यस सर। चलो अब आ जाओ इधर। अब देखो यहाँ एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है, फिफ्थ वाले केस में दिया है 2000 रुपए पर मंथ। देखो रेंट रिसीव दिया है फिफ्थ वाले केस में 2000 पर मंथ, है ना, लिखा होगा। तो 2000 पर मंथ दिया है, लेकिन देखो घर कब बना है बाबू, घर कब बना है बताओ, घर कब बना है बच्चों मेरा, बता दो। प्रीवियस ईयर में कब बना है, डेट बताओ घर बनने का, घर कब बना है बच्चों, हैं? 1/10/2019 में बना है। अच्छा हमारा प्रीवियस ईयर क्या है बाबू, हमारा प्रीवियस ईयर बताओ क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20, यही ना है बाबू। तो बताओ कि हमारा घर के महीना रेंट पे लगा होगा, उस हिसाब से के महीना रेंट पे लगा होगा बाबू। अगर 1/10/19 से स्टार्ट हुआ है तो मेरा घर कब तक बन के कंप्लीट हुआ होगा बताओ, तुम ही लोग बताओ। 6 months। एग्जैक्टली 6 महीना रखा होगा बाबू, 1/10/19 से लेकर 31/3/20 तक ही ना घर बना के रहा होगा, मतलब 6 मंथ ही घर रहा रेंट पे बाबू। ये चीज सबसे बड़ा गलती कर ली हमने। तो सर क्या कीजिएगा, मेरे पास इरेजर है बाबू, मतलब सर सबको आधा करेंगे रे, साल भर का थोड़ी ले लेंगे, सब साल भर का दिया हुआ है ना, सबको आधा करो, 13 करो यहाँ पे। ये हो गया 13,000, ये भी हो जाएगा 13,000, हाफ कर लेना है। तो हाँ ये हो जाएगा 13, 13 और 13.5, 13,000, 13,000 सबको आधा कर देना, सब एनुअल दिया है ना। 13-12 क्या बाबू, 13-12 12 कहाँ आएगा, 12 भी लेंगे ना, अभी 12 लिएगा, ये रिवाइज लिख लिया। और एक्चुअल रेंट हो जाएगा 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 6, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बाबू? हाँ सर। चलो अब जीएबी निकाल लो तुम लोग, जीएबी कितना हो जाएगा, दोनों में ज्यादा कौन, दोनों में ज्यादा 30,000, तो 30,000 इसका जीएबी, इन दोनों में ज्यादा कौन 30,000, तो 30,000 इनका जीएबी, इन दोनों में ज्यादा कौन 29,000, तो 29,000 जीएबी, इन दोनों में ज्यादा कौन 30,000, तो 30,000 जीएबी, इन दोनों में ज्यादा कौन 13,000, तो 13,000 जीएबी। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा जीएबी निकला बाबू, ये मेरा क्या निकला जीएबी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा निकल गया। अच्छा राइटिंग नहीं लग रहा है बात, देखो इधर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकल गया 30,000, 30,000, 29,000, 30,000 और 13,000। क्लोज कर दे रहे, क्यों क्लोज कर दे रहे, क्योंकि इसके बाद अपना अलग काम होगा ना। अब इसमें लेस करो, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, याद रखना जो सिर्फ ऑनर जो म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा वही माइनस होगा। सर मान लीजिए रेंटर के द्वारा पेड कर दिया गया तो वो माइनस नहीं होगा। स्टैंडर्ड रेंट 13,000 कैसे होगा? स्टैंडर्ड 13,005 रेंट 26,000, स्टैंडर्ड के साढ़े कहाँ स्टैंडर्ड रेंट लिए, 13,500 लिए बाबू, स्टैंडर्ड रेंट 13,500 लिए, देखो ना 13,500 लिए, 27,000 का आधा, 27,000 का आधा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, जितना म्युनिसिपल टैक्स ऑनर ने पेड किया वो माइनस हो जाएगा। सर अगर मान लीजिए टेनेंट ने पेड कर दिया, मतलब रेंटर ने पेड कर दिया, तो रेंटर पेड करेगा तो माइनस नहीं होगा। क्लियरली लिखे हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, जितना ऑनर पेड करेगा उतना माइनस होगा। तो म्युनिसिपल टैक्स देखो तो पेड किया है, क्वेश्चन में दिया है क्या म्युनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग में, इसमें यस सर। तो कितना दिया है 20% लिखा हुआ है भाई 20%, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा कहीं लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स के बारे में? अमाउंट दिया है बाबू, कहाँ दिया है, 2,500 अमाउंट दिया है सीधे सर पेड दिया पर प्रीवियस ईयर।
20% वो अलग केस है, केस बी का है। केस 1 में देखो लिखा म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, 18-19 के लिए, सॉरी 19-20 लिखा हुआ है, तो 19-20 के लिए कितना इंटरेस्ट दे, कितना दिए, 2500 दिए, तो 2500 रुपये माइनस कर दो, 2500 रुपये माइनस कर दो। उसके बाद बोल रहा है पेड फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 एंड 19-19-20, 2 साल का पेमेंट किए 5400 रुपये। बाबू जितना पेड करोगे उतना माइनस होगा, चाहे आज का करो, चाहे पिछले साल का करो, चाहे फ्यूचर का करो। म्युनिसिपल टैक्स पेड किए माइनस होगा, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, नो मैटर ऑफ थिंग्स। बस इतना ध्यान रखना, पेड किया है, ऑनर ने पेड किया है, माइनस होगा, चाहे वो करंट ईयर से हो, प्रीवियस ईयर हो, नेक्स्ट ईयर से हो, कोई मतलब नहीं। उसके बाद तीसरा साल देखो, तीसरा हॉस्पिटल देखो 58 से पेमेंट किया, 58 से पेमेंट किया, 58 माइनस कर दो, मत देखना कि कब का पेमेंट किया, बस पेमेंट होना चाहिए। उसके बाद चौथा हाउस और पांचवा हाउस के लिए नहीं है बाबू, चौथा हाउस पांचवा उसका माइनस नहीं होगा, ठीक है, जिसके लिए होगा उसका माइनस होगा। हाँ लिखा है बाबू 1400 फॉर 6 मंथ, सॉरी चौथा हाउस के लिए नॉट पेड है, लेकिन फिफ्थ हाउस के लिए 1400। क्या बाबू? पांचवा में होगा ना 1400? हाँ पांचवा में होगा बाबू। अब माइनस कर दो, चलिए चलो 30,000 में 2,500 माइनस कर दो, 27,500 आ गया। इसमें 30,000 में 5400 माइनस करो तो आ जाएगा 24,600। इसमें माइनस कर दो 29,000 में 6,000 तो हो जाएगा 23,200। इसमें 23,000 30,000 ही हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 11,600। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। चलो बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार लोग। एक मिनट रुको, थोड़ा सा ठीक से लेते, पूरा एक ही बार आ जाए अच्छा लगेगा। चलो एक ही बार में आएगा तो आ जाएगा स्क्रीन में। क्या होगा? क्या? क्या? सर नीचे करिए ना थोड़ा। क्लियर है बच्चों? इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इसका एक और केस दिया है बाबू, लिखा हुआ है कि द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 1 लाख। किसी का निकाल के दिया हुआ है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के दिया 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्स इज चार्ज 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। तो देखो सॉल्यूशन में ही देखो, हाँ बोलो, आवाज आ रहा है? सर स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते ना, नीचे का कट रहा था। अच्छा लो, ले लो एक बार। उस समय तो पूरा लाख एक ही बार में दिए थे बाबू। हो गया सर। चलो अब देखो एक बात, मेरी बात को ध्यान सुनो। केस बी बहुत छोटा केस है, कोई बड़ा केस नहीं है। लिखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब जो उसका म्युनिसिपल वैल्यू है वही इसका ये भी है, और वो हाउस का 1 लाख रुपए दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में आपको केस बी में मतलब इलस्ट्रेशन 3 का
जो केस बी है वहां पे आपको जीएबी निकाल के दे दिया है और जीएबी बोल रहा है कि 1 लाख है। जीएबी कितना है आपको? 1 लाख। जीएबी आपको 1 लाख दे दिया है और बोल रहा है कि बोल रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स इज चार्ज एट 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू का 20% म्युनिसिपल टैक्स लगता है। हाउएवर द लैंडलॉर्ड कैन पे म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 15% फॉर द 10 ईयर इन एडवांस। अगर एक एडवांस में पेमेंट करेगा 10 साल का एक साथ में, तो म्युनिसिपैलिटी ने ऑफर देके रखा कि अगर एक बार में 10 साल का पेमेंट करोगे तो 15% टैक्स रेट को लगा देंगे। एंड इन दैट केस नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम हिम इन फ्यूचर। तो 10 साल का एक ही बार दे दोगे तो फ्यूचर में 10 साल नहीं लेंगे। मिस्टर एक्स पेड 10 ईयर इन एडवांस। मिस्टर एक्स पेड 1.5 लाख टू द म्युनिसिपैलिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उसने क्या किया, जो मिस्टर एक्स था वो 1.5 लाख दे दिया 10 साल का एक ही बार में। तो 1 लाख का 15% 15,000 होता है, तो 10 साल का पेमेंट कर दिया 1.5 लाख टू द म्युनिसिपैलिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो बताओ एनुअल वैल्यू क्या होगा घर का? तो भाई हम पहले ही बोल चुके हैं जितना म्युनिसिपैलिटी टैक्स दोगे माइनस होगा, वेट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का हम 10 साल दे देते कोई बात नहीं। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर के साल का दिए उसे कोई मतलब नहीं, दिए है ना, कितना दे दिए? 1.5 लाख दिए, 1.5 लाख माइनस कर दो तो 50,000 नेगेटिव में आ जाएगा। तो एनुअल वैल्यू कैन बी नेगेटिव, याद रखना एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट एनुअल वैल्यू बोलो या इसको आप एनएवी भी बोल सकते हो, एनएवी भी बोल सकते हो, इवन इसको एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हो। एनुअल वैल्यू बोलो, नेट एनुअल वैल्यू बोलो, सब चलता है। यही था I3B। आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। इलस्ट्रेशन 4 बनाना तुम लोग खुद से बना लोगे, मतलब इलस्ट्रेशन 4 इजी है, आप लोग बना लोगे। इवन 5 थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। चलो 5 बताते हैं आज, थोड़ा यही सब बता देते हैं, 5-6 जो केसेस सब है सब समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट डे, बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीजें हैं। आज सोचे बताएं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन है सारा करवा देते हैं। कई बार 20 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, आ जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। इलस्ट्रेशन 5 देखो बाबू, 4 तुम लोग बना लोगे, 4 इजी है, खुद से कर लेना। 5 थोड़ा देखो। डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग केस। सर इलस्ट्रेशन इतना काहे बता रहे हैं? इस सब केसेस इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से दिया होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ सब केस, इसलिए इससे बता रहा है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो करना, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना, हमसे बता देना कि क्वेश्चन ही बताएं क्या करें। बताइए। इलस्ट्रेशन ही बताइए। अच्छा क्वेश्चन ही बता देंगे, इलस्ट्रेशन भी बता देंगे। चलो देखो, ये इजी क्वेश्चन है, सब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर सैलरी वाला जैसा नहीं है, सैलरी थोड़ा डिफिकल्ट है। लिखा हुआ है डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग केसेस। एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया 1 लाख, आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के दे दिया बाबू, आपको एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना दिया है? तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख रुपया दिया बाबू, ठीक है। आगे देखो, हाउस लेट आउट एट 10,000 पर मंथ। डायरेक्टली एक्सपेक्टेड निकाल दिया, मतलब सीधे जीएबी निकाल दो, सीधे क्या निकाल दो? जीएबी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली जीएबी निकालो। वो एक्सपेक्टेड आपको दे दिया और लेट आउट दे दिया कि भाई 10,000 पर मंथ में लेट आउट किए, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना दिया है? 10,000 पर मंथ। हाउस टैक्स पेड बाय ऑनर 9,000, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चन में आपको बोला है हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ, केस 1, केस 1 हाउस वैकेंट फॉर 1 मंथ। अगर 1 मंथ के लिए अगर वैकेंट हुआ तो एक्चुअल रेंट कितना मिलेगा बाबू? 10,000 रुपया पर मंथ के महीने के लिए मिलेगा, के महीने के लिए मिलेगा बाबू? 1 मंथ। 11 मंथ। चलो, तो 10,000 पर मंथ रेंट मिला, तो 11 महीने के लिए कितना रेंट मिल जाएगा? 1,10,000 रुपये मिल जाएगा। एक महीना वैकेंट रह गया तो 10,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, तो 11 महीने के लिए 10,000। अब लिखो इसमें क्या रूल होता है? हायर ही होता है ना, हायर ऑफ दी, क्या लिखेंगे? हायर ऑफ दी, क्या लिखते हैं बाबू? हायर ऑफ दी अबव टू। हाँ, वहां पे ऊपर लिखेंगे तो बिलो लिखना, नीचे में लिखेंगे तो अबव लिखना। हायर ऑफ दी अबव टू, दोनों में ज्यादा जो होगा, तो दोनों में ज्यादा कौन है? देख लो भाई, तो दोनों में ज्यादा हमारा कौन है? दोनों में ज्यादा हमारा 1 लाख है, तो 1 लाख हमारा जीएबी हो गया बाबू, 1 लाख जीएबी हो गया।
और म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किए हैं बाबू? 9,000 किया है, तो लेस कर दो म्युनिसिपल टैक्स, लेस कर दो सर 1,10,000 म्युनिसिपल टैक्स। ज्यादा। हाँ सॉरी बाबू, 1,10,000 होगा। 1,10,000, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना किया देख लो। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर 9,000 है, जितना पेड करेगा ऑनर उतना माइनस हो जाएगा, तो 9,000 माइनस कर दो बाबू, तो हो जाएगा 1,01,000। यही तुम्हारा निकल गया नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो अभी। ये केस 1 था बाबू, एक केस 1 था, ठीक है। अच्छा बाबू, 1,00,000 रुपया, तो मेरी बात को ध्यान सुनना, 1,00,000 रुपया के महीने का है? 1,00,000 रुपया के महीने का है बाबू? 12 मंथ। 12 मंथ। अब बता सकते हो 11 मंथ का कितना होगा? ये 12 मंथ का है 1,00,000 रुपया, 12 महीने का 11 महीने का कितना होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। नो डाउट सर कम होगा, इसे पूछने वाली क्या बात है सर, कम ही होगा। क्या होगा? कम ही होगा। तो 11 मंथ का निकालेंगे तो नो डाउट हम बोल सकते हैं बाबू कि लेस देन 1,00,000 होगा। अगर 12 महीने का 1,00,000 है तो 11 महीने का नो डाउट क्या होगा? लेस देन 1,00,000 होगा। तो 11 महीने का कंपैरिजन 11 महीने से ही होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। 11 महीने का कंपैरिजन 11 महीने से ही होगा, कभी भी 10 महीने से नहीं होता है। अगर घर खाली है ना, तो खाली वजह होने से अगर रेंट नहीं मिलता है तो हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट को भी आप क्या कर दोगे, जितना महीने का खाली रहा उतना महीने से कम कर दोगे। तो मान लो ये 90,000, अगर 1,00,000 से कम है तो मान लिए 90,000, तो 90,000 और 1,10,000 में ज्यादा कौन? ज्यादा कौन? 1,10,000। तो 1,10,000 ये होगा। तो सर इसीलिए आप कहोगे कि एग्जैक्टली जब 12 महीने का 1,00,000 है तो 11 महीने का ऑटोमेटिकली और कम होगा। तो फिर क्या कंपैरिजन करना? कुछ नहीं कंपैरिजन करना, सीधे कम कर दो। अब केस 2 देखो, केस 2 देखो, केस 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, केस 2 देखो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो केस 1 का, केस 2 इसी में बना देंगे, केस 2 कर देंगे बस। स्क्रीनशॉट इसको लेना ले लो, हम इसी में बनाएंगे। मिटा रहे हैं केस 2, 1 मंथ का वैकेंट को बराबर बदलना है, ये तो वही रहेगा। चलो देखो जरा, अब देखो लिखा है कि अगर घर 3 महीने के लिए वैकेंट रह गया तो 3 मंथ्स के लिए अगर वैकेंट हो गया घर तो 10,000 इंटू 9 मंथ का ही रेंट मिलेगा बाबू, 9 मंथ का ही रेंट मिलेगा। तो 9 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा? 90,000 रुपया। अच्छा 12 महीने का 1,00,000 है बाबू, तो 9 महीने का कितना होगा? सब निकाल लेते हैं, तो निकालो ना। नहीं देखो 1,00,000 रेंट है 12 मंथ के लिए, तो 9 मंथ का रेंट निकालो, 9 मंथ का निकालो। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से काटो 25,000, 75,000। 25 या 75,000 रुपये, तो 75,000 हो जाएगा रेंट फॉर 9 मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए 9 मंथ के लिए, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। वो 12 मंथ का था, हम 9 मंथ्स का निकाल लिए, 75,000 रुपये, 75,000 हो गया। और ये 9 मंथ का तो 90,000 ही है बाबू, ये 9 मंथ्स का निकाल लिया, ठीक है। अब बताओ दोनों में ज्यादा कौन? अब दोनों में ज्यादा कौन? 90,000 रुपया, तो 90,000 जीएबी हो गया। अब माइनस कर दो 9,000, 81,000 नेट एनुअल वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत है बताओ अभी बाबू लोग? देखो बाबू, वैकेंट जब केस घर रहा ना तो उसका गलती मेरा नहीं था, हम रेंट पे लगाना चाहते थे, रेंटर नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, मेरी गलती नहीं थी ना। लेकिन अगर आपने क्या किया, 9 महीने के बाद भाड़े से किसी को निकाल दिया, मतलब 9 महीने तुम भाग, ऐसे नहीं रखेंगे तुमको हम रेंट पे, भाग यहाँ से, हम नहीं रखेंगे, मतलब जबरदस्ती निकलवा दिए। वैकेंट नहीं रहा, हमने जबरदस्ती उसको निकलवा दिया, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना, ये कम नहीं होगा, ये 1,00,000 रहेगा। एक्सपेक्टेड रेंट कम नहीं होगा। एक्सपेक्टेड रेंट कम तब करा जाता है जब वैकेंट अपने से हो जाए, मतलब हम भाड़ा लगाना चाहते थे लेकिन वैकेंट नहीं रहा। लेकिन अगर मान लो आपने जानबूझ के वैकेंट करवाया है तो उस समय एक्सपेक्टेड रेंट को 9 मंथ नहीं बनाएंगे, पूरा कंपैरिजन कर देंगे। हाँ बोलो बाबू। देखने कौन जाता है फिर कि हम निकाले वो खुद से निकला? अब ऐसा केसेस होता है जहाँ पे ऐसा आएगा, अभी केस समझाएंगे। जैसे मान लो कि पहले हम 3 महीना 9 महीना भाड़ा में लगे और 3 महीना खुद जाके रहने लगे, तो उस सिचुएशन में नहीं घटेगा, उस सिचुएशन में नहीं घटेगा, उस सिचुएशन में नहीं घटाया जाएगा, ठीक है।
उस सिचुएशन में घटाने नहीं देंगे, ठीक है। घटाने तभी देंगे जब खुद से हुआ हो, आपकी वजह से अगर हुआ है तो नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा वैसा क्वेश्चन, है ना। या अनऑक्यूपाइड रह गया, छोड़ दिए घर को उसी तरीके से, है ना, तो उस समय होता है, उस समय आपको घटाने के लिए नहीं मिलेगा अगर वैसा केस है। इलिस्ट्रेशन 15 निकालो, इलिस्ट्रेशन 15 निकालो। देखो लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, इलिस्ट्रेशन सीधे 15 निकालो। 5 के बाद 15 सर, हाँ केस वही है जो तुमको सुनना चाहते हो, वैसा केस हम दिखा रहे हैं। देखो इलिस्ट्रेशन 15 देखो मिल गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, फेयर रेंट 1,20,000। मिला बाबू? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ चलो चलो, यही वाला क्वेश्चन दिखा रहे, देखो सर। सर इसमें बताइएगा, हाँ जब बड़ा क्वेश्चन रहता है इसमें पता ठीक लगता है, इसलिए बताएंगे। अच्छा स्टैंडर्ड रेंट भी दिया क्या? हाँ दिया है भगवा, तब यही वाला अगर ये वाला एग्जांपल एकदम बेस्ट बैठेगा, 3 स्टेज वाला है कि नहीं, तो इसी में बना ली बता देता। तो चालू है सर, तो मेहनत काहे करे रे, जब दिया हुआ है तो एक तो मिटा लेते हैं, है कि नहीं। तो हम कौन करेगा, अभी मारते हैं जो डिलीट। चल तो केस 1 क्या है, यही केस है जो है, कोई केस 1 केस 2 नहीं है। हेलो
सर वॉइस म्यूट हो गया आपका। म्यूट करके रखे तो बोलो रे बचवा लोग। सर हम लोग को लगा बात तो कर हम रहे लोग हैं। लगा बात कर रहे हैं। तो फिर लिखाते का है? तो बोलना चाहिए ना, लिखा रहे हो मतलब बोल भी रहे होंगे ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुनो फिर से बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो समझ आ गया होगा बाबू कैसे निकाल रहे हैं, है कि नहीं? एक्सपेक्टेड रेंट तो दिक्कत नहीं होगा। म्युनिसिपल वैल्यू 80 दिया, फेयर रेंट 1 20 दिया, तो 1 20 हो गया एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख दिया, तो 1 लाख और 20,000 में 1 लाख में कम कौन, क्योंकि रिवाइज एक्सपेक्टेड लोअर देखते हैं, तो 1 लाख हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख हो गया और यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड 1 लाख, दोनों केस में। पहला केस में बोल रहा है कि 10,000 पर मंथ में भाड़ा पे लगाए और 4 महीने अगर वैकेंट रहा है, तो वैकेंट नहीं रहा, 4 महीने हम सेल्फ ऑक्यूपाइड में थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो हम खुद रह रहे थे, तो पहला साल का पहला 4 महीने हम खुद रहे और बाद में 8 महीने हम भाड़े पे लगा दिए, तो इसको बोलते हैं पार्टली लेट खुद आउट, रहेंगे तो पार्टली सेल्फ मिलेगा। ऑक्यूपाइड। इसको खुद क्या रहेंगे बोलते हैं तो बच्चों? इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं। देखो बाबू, लेट आउट अभी तक जितना बता रहे थे सब लेट आउट केस था। अभी तक जितना बता रहे थे वो सारे लेट आउट था और इसका ट्रीटमेंट होता है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में। अभी तक जितना मैंने पढ़ा एग्जांपल वो सब 23(1) पे पढ़ रहा था। वो क्या पढ़ रहा था? मैं सारा का सारा मैं पढ़ रहा था 23(1) पे, जिसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। अब आता है 23(2) और 23(3), उसके बाद आता है एनुअल वैल्यू ऑफ डीम टू बी लेट आउट, जो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है। 23(5) को भी मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। अब 23(2) में आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। 23(2) में क्या आता है? सेल्फ। 23(3) में आता है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। 23(3) में क्या आता है? पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आता है। जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट, एक मिनट रुको थोड़ा सा देखो जरा। तो 23(2) और 23(3) बताए थे, तो 23(2) होता है ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब 12 महीना उसमें खुद रहे, तो वो हो जाता है 23(2), जिसमें हम 12 महीना हम खुद रहते हैं। और 23(3) में आता है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये पहला केस है बच्चों जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कुछ दिन हम खुद रहे 4 महीना और बाकी 8 महीना मैंने इसको भाड़े पे लगा दिया। तो इसका सेक्शन ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। उसके पहले अभी तो जितना क्वेश्चन पढ़े हमने 1 2 3 4 5 वो सारा का सारा किसे पढ़े थे? 23(1) में, मतलब टोटली लेट आउट, टोटली लेट आउट। और ये जो इलस्ट्रेशन 15 हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं पार्टली लेट आउट पार्टली से। इसका सेक्शन ट्रीटमेंट होगा 23(3). 23(1) में क्या होता है? 23(1) में क्या होता है? फुल्ली लेट आउट। 23(2) में क्या होता है? फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब पूरे साल हम खुद में रहते हैं। और 23(3) में होता है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो बाबू पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा कि भैया रिवाइज एक्सपेक्टेड को हम कम कर देंगे, ऐसा सपना भी ना देखियो। तो ये जो 1 लाख निकल रहा है यहाँ पे रिवाइज एक्सपेक्टेड, ये जो 1 लाख निकल रहा है ये 12 महीने का है, लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीव तो 8 ही महीने का होगा, 4 महीने तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखे थे। तो 10,000 इंटू 8 80,000, 15,000 इंटू 8 1,20,000। तो ये सब 8 महीने का है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इसको हम 8 महीने कर देंगे। हम कम तब करते हैं बच्चों जब वो खुद से वैकेंट रहा हो, मतलब कि 4 महीना मैंने इसे खाली रखने का सोचा नहीं था, लेकिन रेंटर नहीं मिला तो खाली रह गया। अगर हम उसमें खुद रह रहे थे 4 महीना, फिर 8 महीने भाड़े पे लगा दिए, तो उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब इसको 12 महीने का ही रेंट दिया जाएगा। आप देखो दोनों में ज्यादा कौन? 1 लाख ज्यादा तो 1 लाख ये भी हो गया, इन दोनों में ज्यादा कौन? 1,20,000 तो 1,20,000 ये भी हो गया। और म्युनिसिपल टैक्स जो पेड के वो माइनस कर देंगे, जो आएगा वो नेट एनुअल वैल्यू होगा। समझ आ गया या किसी को दिक्कत है? सर 15,000 से क्यों इंटू किए? 15,000 महीना लिखा हुआ है बाबू, देखो लिखा हुआ है द हाउस वाज सेल्फ फॉर 4 मंथ एंड देन लेट आउट। एक केस 1 10,000 पर मंथ, केस 2 15,000 पर मंथ लिखा हुआ। तो 10,000 पर मंथ हो गया केस 1 में और 15,000 पर मंथ हो गया केस 2 में। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो ऐसे लिखो, उसका भी उपाय यहाँ पे लिखा हुआ था एट 10,000 पर मंथ, है ना? कितने मंथ के लिए रहा? कितने मंथ के लिए रहा भाई? 4 8 मंथ्स। अब यहाँ पे 15,000 करके लगाएंगे आपको, तो एट 15,000 पर मंथ फॉर 8 मंथ्स। समझ आ गया? यस सर। चलो दोनों केस हमने बना लिया, है कि नहीं?
चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट से ले लीजिए अच्छे से। ये पार्टली लेट आउट वाला केस था बचवा, कर नहीं सकते, जो केस था वो था। सेक्शन याद हुआ? हाँ हाँ सर। हाँ यस सर। सर। 23 एक लेट आउट का। अभी तो जितना एग्जांपल बताए सब जगह में लेट आउट लेट आउट लेट आउट लेट आउट, भाड़ा पे लगाए भाड़ा पे लगाए भाड़ा पे, तो 23 एक हो गया। 23 दो खुद पे रहे, खुद पे रहे, खुद पे रहे, खुद पे रहे। तो हम लोग जो है वो खुद पे वाला है। हम जहाँ तक हम जानते हैं सबको अपने घर पे रहता होगा, तो सब लोग जितने लोग अभी हम लोग हैं जो खुद का घर पे रहता है वो 23-2 में, 232 में। जो भाड़ा लेके रहेगा वो 231 में, और जो खुद कुछ दिन भाड़ा में रहा और कुछ दिन अपने घर में रहा वो 23-3 में। पार्टली लेट आउट पार्टी से होता है वो 23-3 में। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा सेक्शन से, ठीक है? अगर याद हो गया तो खूब भालो। तो इसको आज कंप्लीट करो, पूरा उतार लो इसका। इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 15 दोनों समझा दिए। वैकेंट वाला केस भी और वैकेंट नहीं रहता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है दोनों समझा दिए, ठीक है? अब ज्यादा खींचेंगे नहीं, तुम लोग खुद से क्वेश्चन बनाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं, इलस्ट्रेशन दे रहे, बनाओ, प्रैक्टिस करो। इलस्ट्रेशन 4 बता दिए थे क्या जी? 4 नहीं बताए थे, 5 बताए थे। इलस्ट्रेशन 4 बनाओगे, 6 बनाओगे, 7 बनाओ, 4 6 7 बनाओ, ठीक है? अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाता है बाबू, ध्यान रखना। थोड़ा एक बात थोड़ा सा बता देते हैं बाबू, ये बात हम तुम लोग अभी नहीं बताए थे। जीएवी से एनएवी निकालने के टाइम में, जीएवी से एनएवी निकालने के टाइम में थोड़ा सा लिख ले दो इस चीज को। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से जो दिया होता है, ठीक है, उसमें लेस करते हैं 2 चीज। एक करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, अभी कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल से बताएंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, एक तो ये माइनस होता है और दूसरा अनरियलाइज माइनस होता है, अनरियलाइज रेंट, ठीक है? अनरियलाइज रेंट माइनस, डिटेल में समझाएंगे कल अनरियलाइज रेंट के बारे में, ठीक है? ये दोनों का दोनों चीज माइनस हो जाता है, ये दोनों का दोनों चीज क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है? ये दोनों का दोनों चीज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स भी और रियलाइज भी, दोनों को माइनस कर दो, जो आएगा बचवा उसी को बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, उसी को बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है? अरे कहाँ लिख रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल, ठीक है? तो जीएबी में 2 चीज माइनस होता है, म्युनिसिपल टैक्स पेड और अनरियलाइज्ड। तो ये अनरियलाइज्ड क्या होता है, शॉर्ट में समझा देते हैं। जैसे मान लो मैंने 12 महीने के लिए भाड़े पे लगाया, ठीक है? 9 महीना रेंट दिया भाड़ेदार ने और 3 महीना नहीं दिया, बदमाश भाड़ेदार, रेंटे नहीं दिया, तो अनरियलाइज्ड हो गया, मिला ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड। मतलब रेंटर ने दिया नहीं, बदमाश रेंटर था। तो अनरियलाइज्ड रेंट बाबू तभी माइनस इसमें लिखेंगे रूल 4 सेटिस्फाइड। अगर रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर माइनस भी नहीं होगा। तुम कितना चिल्लाते रहो कि अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट है, माइनस इनकम टैक्स अथॉरिटी तब करने देगा जब रूल 4 सेटिस्फाइड होगा। सर रूल 4 में क्या है? रूल 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है सर? कि आपने रेंटर से पैसा निकालने के लिए सारा करतूत कर लिया है, मतलब उसको नोटिस भिजवा दिया, कोर्ट से नोटिस करवा दिया, सफिशिएंट ट्राई किया कि पैसा मिल जाए। तो पहला ये कोशिश कि आपने उसे सफिशिएंटली कोशिश किया हो, रीजनेबल ट्राई किया होगा, रीजनेबल कोशिश किया कि भैया पैसा निकाल ले। दूसरा, आपका प्रॉपर्टी से वो हट गया हो, मतलब अगर घर में अभी भी है और नहीं रेंट दे रहा और अभी भी घर में रह रहा है तो अंडर रेंट कह के कहोगे तो माइनस नहीं होगा, उसको आपके प्रॉपर्टी से निकल दिया गया, मतलब प्रॉपर्टी से वो निकल गया होगा। पहला, आपने उसके लिए सफिशिएंट कोशिश किया है। दूसरा, उसको आपने प्रॉपर्टी से निकाल दिया। तीसरा, कोई और प्रॉपर्टी में वो नहीं रह रहा होगा, मतलब अगर कोई और भी प्रॉपर्टी में वो रह रहा है, आप ही कोई और प्रॉपर्टी में वो रेंट पे रह रहा है या कहीं यूज कर रहा है तो भी माइनस नहीं होगा। मतलब ना वो इस जिस घर में रह रहा है, जिस घर के लिए आप रेंट के लिए मांग रहे हो उस घर में भी नहीं रह रहा और कोई और प्रॉपर्टी में भी नहीं रह रहा हो। चौथा केस रूल 4, पहला तो भाई कोर्ट कोशिश किया हो, पूरा ट्राई किया, रीजनेबल कोशिश किया हो। उसके बाद दूसरा, आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया हो अपनी प्रॉपर्टी। तीसरा, कोई और भी प्रॉपर्टी में नहीं रहा हो। चौथा, आपने फाइनली अब ये मान लिया है कि भैया उससे अब आपको रेंट नहीं मिलेगा, मतलब आपने उसको कोर्ट केस कर दिया फिर भी आपको पैसा नहीं मिलना और आपको आशा भी नहीं है पैसा मिलने का फ्यूचर में। तो जब इतना केस रूल 4 सेटिस्फाई हो जाता है, ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, तब माना जाता है कि वो अनरियलाइज रेंट है और तब माइनस किया जाता है। तो मान लो कि जीएबी आपका निकला है 1,20,000 रुपये,
ठीक है। और म्यूनसिपल टैक्स मान लो आपने 10,000 दिया, और अनरियल रेंट मान के चलो कि आपको 10,000 का करके 3 महीने का रेंट नहीं मिला, मान लो 10,000 करके 3 महीने का रेंट नहीं मिला तो 30,000 माइनस हो जाएगा। अगर रूल 4 सेटिस्फाइड होता है तब तो टोटल 40,000 माइनस हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा 80,000 का। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो इसको। इसको डिटेल में और भी कुछ चीजें हैं जो समझाएंगे। ठीक है, अभी जो भी बता रहे हैं बाबू वो लेट आउट का बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो लेट आउट का। अभी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड का आप लोग को नहीं पढ़ाया, अभी आगे पढ़ाऊंगा। इसमें और भी चीजें, अभी जो है वो सब बेसिक बता रहा हूँ। तो कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया आपको 4, 6, 7। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा, जो नहीं बनेगा अभी वो नहीं दूंगा आपको। ठीक है, हाँ बताएंगे बाकी क्वेश्चन सब, पहले इतना प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चन जो होगा वो बताएंगे। 15 तो बता दिए तुम लोग को बाबू। ठीक है, 15 बता दिए हैं। ये छोड़ो, ये सब जो लगता है बनाने का वही बता देते हैं। छोड़ो, इतना ही रखो। 4, 6 बनाओ, और हो सकता है कल क्लास दे दे, हो सकता है कल क्लासेस दे दे। ठीक है, टैक्स के लिए ही दे दे, कल फिर टैक्स के लिए हो सकता है क्लास आप लोग को दे दे।